आज फिर मेरी ननद उल्टियाँ कर रही थी। उसका हाल उल्टियाँ करके बुरा हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसके साथ क्या मसला था। मेरा दिल जैसे जलकर राख हुआ जा रहा था। जी चाह रहा था कि औरत कहीं गायब हो जाए, कभी वापस ना आए। बेख्याली में इसके बारे में मुसलसल पिछले आधे घंटे से सोचते हुए मेरा हलक तक जैसे कड़वा हो चुका था। मैंने उचका कर एक आखिरी निगाह उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। और ये पहली या दूसरी बार की बात तो ना थी। मुझे इस घर में भी आए 3 साल होने को थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बेऔलाद ही रही। और मेरी ननद अजीब ही औरत थी। उसका पति उसके पास भी ना था, वह दुबई में रहता था। और वह ननद हमारे घर हमारे साथ रहा करती थी, मगर वह फिर भी हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। और अब फिर से वे प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। ये सब क्या हो रहा था? मैं हैरान थी कि कैसे बेशरम लोग हैं। बेटी से किसी किस्म की पूछताछ ही नहीं करते। कोई सोचता ही नहीं था कि हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी खिदमत में लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती और दूध बना बना कर पिलाती थी, जैसे उनके लिए ये बात बहुत काबिल हो। वह भी बेटी का ख्याल रखते हुए जैसे ये हकीकत भूल जाती है कि बेटी का पति इसके साथ नहीं था। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से गर्म रहता था। ऊपर से अपनी ननद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। वे सब लोग अजीब शख्सियत के मालिक थे। हमारे घर में बस 2 ही मर्द थे, मेरे ससुर और मेरे पति। मेरे जेठ का कुछ वक्त पहले देहांत हो चुका था और मेरी जेठानी भी शादी के 6 साल बाद बे औलाद ही रही थी। फिर मेरे जेठ का देहांत हो गया और अब वह बेवा हो गई और हमारे साथ ही रहती है। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाते रहते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के इंसान थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वे अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उस सब मामले का जिक्र किया, क्योंकि वह मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उसे ही सब कुछ पता होगा। मेरे सवाल पर उन्होंने मुझे जो बताया तो मैं उसमें उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी ननद शुरू से इतनी हसीन लड़की थी, कम उम्र से ही हमारी ननद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा और कम उम्र लड़का देखकर इसकी शादी करा दी। शुरू के 3 साल तो हमारी ननद हमारे साथ ही रही और उसके पति ने उसे बहुत चाहा और मोहब्बत से रखा था। मगर फिर अचानक एक रोज वह उसे यहाँ छोड़कर चला गया और आज तक वापस नहीं आया था। सुनने में आया था कि वह दुबई चला गया है, मगर परेशानी की बात तो ये थी कि उसके चले जाने के बाद भी हमारी ननद की यही हालत रही थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। जाने उसमें इतनी जान कहाँ से आती थी कि हर साल सेहतमंद बच्चा पैदा कर देती थी। 3-4 बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके बच्चे पेट में ही दम छोड़ जाते थे, लेकिन उसके अलावा बाकी अब तक 4 बेटे पैदा कर चुकी है। और अब एक बार फिर मेरी ननद प्रेग्नेंट है, जबकि मेरी जेठानी 8 साल तक शादी में रहती हुई एक बार भी ये दिन ना देख पाई थी। और अब तो बेवा होने का गम भी उनके पल्लू से बन गया था। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वह शांत रहती थी। और जब से बेवा हुई थी उन्होंने घर के हर मामले से किनारा अख्तियार कर लिया था। कभी कभी मैं सोचने पर भी मजबूर हो जाती थी कि हमारी ननद बहुत खुशकिस्मत औरत थी, जिसे ऊपर वाला औलाद से नवाज रहा है, जबकि कुछ औरतें मेरे और मेरी जेठानी की तरह आहें भरती रह जाती है। मेरी जेठानी ने मुझे ये भी बताया कि शुरू में इस तरह जब हमारी ननद इतने साल से पति के दुबई होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी और कभी कभार अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती थी तो दोनों भाइयों को माँ कह देती थी कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों भाई बिना बात टाले उस अच्छे अच्छे अस्पताल और क्लिनिक में ले जाते थे। मेरी जेठानी भी इस सब से बहुत परेशान होती थी कि वह लोग कैसे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि पति बाहर है और वह तब भी प्रेग्नेंट हो जाती है, या फिर बात को नज़रअंदाज कर देते थे। मेरा सोच सोच कर सरदर्द करता था, माना कि हमारी ननद शादीशुदा औरत थी, मगर फिर अब जब पति के साथ नहीं होती तो फिर कहाँ से प्रेग्नेंट हो जाती? कैसे हो सकता था ये सब? और इधर उधर के मोहल्ले वालों से तो उन लोगों की बनती नहीं थी। मैंने ब्याह कराने के बाद से कभी अपनी सास को किसी के घर जाते नहीं देखा था, ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह मेरी ननद भी ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं थी, मगर फिर भी हर साल वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से भाई बाप के सामने घूमती थी और मेरा सर उसे देखकर खून से खौलता था। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी कि वह किसी भी बात की खोज में रहे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह भी कुछ दिनों तो इस अजीब बात की वजह से हमारी ननद की खोज में रही। उनका कहना था कि हमारी ननद के इस घर में आ जाने के बाद से न हमारे घर बाहर से कोई आता था और ना ही हमारी ननद ज़्यादा बाहर जाती थी।
और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई। मगर मैं दिल ही दिल में अब अपने पति से इस मामले में बात करने का सोच रही थी। मेरे पति उन दिनों भी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे और मैं आज शाम को यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं। और वे आए तो बस सबके साथ खाना खाकर माँ बाप के पास जाकर बैठ गए। रात तक मैं बेसब्री से पति के कमरे में आने का इंतजार करती रही। फिर कहीं जाकर वे कमरे में पहुंचे तो मैंने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा कर मैं बात को ननंद की तरफ ले गई थी। मैंने कहा, खैर आपके लिए फिर से खुशखबरी है और आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता था कि शायद वे मेरी बात से चौंक जाएंगे या नजरें चुराएंगे, मगर वे सर हिला गए। हाँ, माँ ने बताया मुझे, ऊपर वाला सब खैर करे। वह बोले तो मेरा दिमाग सुन होने लगा। ये कैसे इंसान थे जिसे कोई परेशानी ही ना होती थी, इतने सुकून से खैर की दुआ कर रहे थे। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने ख्याल उन पर जाहिर कर दिए कि कैसे मुमकिन हो रहा है। भला उसका पति उसके साथ तो नहीं रहता। फिर मेरी बात के दरमियान ही वे अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गए। साफ लग रहा था वे बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद भी मैंने उनके चेहरे को वैसे का वैसे ही पाया तो दिल ही दिल में उन सबकी बेशर्मी को दाद देती और मुंह फेर कर सो गई। मगर अब मुझे राज जानने के लिए कोई और ही रास्ता इख्तियार करना था, क्योंकि हार तो मैं भी नहीं मानने वाली थी। खैर, ये सब सोचते सोचते मैं कब नींद की वादी में खो गई पता ही ना चला। सुबह को जब जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो रहा था। मैंने सारी सोचें दिमाग से झटक कर खुद को ताज़ा किया और नाश्ता बनाने में जेठानी की मदद की। फिर नाश्ता किया और पति के कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ अपनी ननद के बारे में सोच रही थी और कपड़े धोते धोते ये भी सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी ननद की सच्चाई सबके सामने लेकर आ सकती हूँ। अगले दिन पति की रवानगी के बाद मैंने अपनी ननद को पूरी तरह नज़र रखना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये लगा मैं इस पर यूँ नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी ननद तो बिल्कुल बेज़र सी औरत है जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वे सिर्फ बैठ कर खाती थी, बल्कि हमेशा से ही वे हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। बल्कि सच तो ये था कि मेरी ननद खामोशी से तमाम काम करती जाती थी, जो मैं और मेरी जेठानी अपने कामों को भारी समझते हुए उसके गले में डाल देते थे। कभी दिल नहीं चाहा तो खाना बनाने से हाथ उठा लिया, कभी कुछ खास बनाने के लिए ननद को कह दिया और फिर वह चाहे सारा दिन किचन में ही गुजार दे, हमने कभी भी परवाह ही नहीं की थी। कभी मशीन लगानी हो तो सर में दर्द का बहाना लेकर मज़े से बेड पर लेटे रहना और फिर मशीन लगाने का काम ही उसी पर ही आ पड़ता था, क्योंकि अगर एक बहू मशीन नहीं लगा रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसा ना हो कि वह बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले हमें भी कभी उल्टा सीधा बातों पर ना टोकते। ऐसे में अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे, मगर उन सब बातों का अंदाजा मुझे आज तक ना हुआ था। मैं दिल से ननंद के राज खोजने में लग गई थी और फिर एक दिन मैंने अपनी ननंद की एक निहायत अजीब हरकत देखी जिसने बुरी तरह मुझे चौंका कर रख दिया था। मैंने एक दिन देखा कि मेरी ननंद किचन से काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और अपने कमरे में छुपा कर घुस गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना है, मगर फिर मैंने ये सोचकर सर झटक दिया कि शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर एक हफ्ता बाद मेरी ननंद वैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाती और अपने कमरे में चली जाती। मैं अब चौंक गई थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी ननंद किचन में आती और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा बगल में दबाती और कमरे में चली जाती। फिर हफ्ते 10 दिन सुकून से गुजर रहे थे और उसके बाद फिर से वही हरकत कर दी। मैंने ननंद के जाते ही भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाशी और वहां से अंदर झांका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वह फिटकरी का टुकड़ा लिए मेरी ननंद बाथरूम में जा घुसी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता न लगा पाई तो मायूस हो गई, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रही थी कि कुछ दिन बाद ही मेरी ननंद जब मेरे साथ किचन में रात में खाना बनाने में मसरूफ़ थी, वह अचानक तेज़ी से किचन से ही फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी मैं भी वह फिटकरी लेना नहीं भूली थी। वह इस फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी, आखिर उसे क्यों चाहिए थी। मैं अब हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत की वजह जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी ननंद जल्दी में बाथरूम में ही जा घुसी थी। मैंने भी ये मौका ना जाने दिया
और बाथरूम के रोशनदान तक किसी तरीके से पहुंच गई। रोशनदान काफी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ा था। जब ऊंचा होकर मैंने अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गई। वह दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी ननद को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं फटी फटी आंखों से बाथरूम में नजर आता वह मंजर देख रही थी। फिर पकड़े जाने के डर से मैं बड़ी मुश्किल खुद को संभालती हुई वहां से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी ननद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी ननद भी चेहरे पर इत्मीनान लिए काम निपटा रही थी और फिर अपने कमरे में चली गई। और यूं ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी ननद को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी बंद हो रहा था। शाम का वक्त था, अब कोई मैकेनिक लाने वाला भी नहीं था। मेरी सास ने उसे किसी और बाथरूम में नहाने को कहा तो मेरे जेठानी ने उससे कहा कि मेरा बाथरूम में नहा लो, अगर चाहो तो वह फौरन इनकार कर गई। मैं ये सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही थी, क्योंकि ये तो मुनासिब सी बात थी, किसी के बाथरूम में नहाना कोई मसला तो ना था। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा था, शायद उनके मिजाज की आदी हो चुकी थी और मेरी जेठानी वहां से चुपचाप चली गई। मुझे लगा मेरी ननद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेगी, मगर तब मुझे वाकई झटका लगा था जब वे नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा कमरा था और उसके साथ एक छोटा सा बाथरूम भी था। अपने ननद को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने की बजाय इधर उधर टहलती और खुद को बेपरवाह जाहिर करती नजर बचाकर ननद के कमरे में जा घुसी और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वे घबरा गई, जैसे वहां कोई खजाना छुपा हुआ। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़ों में मेरे एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जेठानी और ननद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वह मेरी ननद के कमरे में खुद देख लेगी। मुझे शक होने लगा कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहां देखने का इरादा कर लिया था। मेरी ननद नहा कर नीचे आई तो वह माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं बहाने से छत पर जा पहुंची। मैंने वहां बाथरूम में झांका तो मेरा सर चकरा कर रह गया था, क्योंकि वहां तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी और लोटे में भी फिटकरी का टुकड़ा मौजूद था। मैं तो इतने इत्मीनान से फिटकरी को हर जगह भिगो कर रखा देखकर ही परेशान हो गई थी। मैं फौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखला कर उन्हें बताया कि मुझे अपनी ननद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी ननद की जासूसी कर रही थी। उन्होंने ज्यादा दिलचस्पी जाहिर न की और कहा कि मैं ननद को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी अंधे बने हुए हैं, तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होती अजीब व गरीब हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई। मेरी वह दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार थी। मुझे यकीन था वे मामले को किसी हद तक समझ ही लेगी। मैंने दोस्त को बातों बातों में बताया कि मेरी ननद का पति बहुत सालों से दुबई में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे फिटकरी का इस्तेमाल करते देखा तो सुन हो गई। एक दिन छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करती है। मेरी ननद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती थी। उस दिन बाथरूम में रोशनदान से झांक कर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा और फिर आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया था। मेरी दोस्त ने मशवरा दिया कि हो सकता है वह किसी मर्ज का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। मैं सुनकर परेशान हो गई और जब सोच सोच कर दिमाग खाली हो गया तो अगले रोज सुबह के वक्त मैंने ननद से पूछ ही लिया, फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हो। मेरे सवाल पर वह बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरा जिस्म हसास है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी इस्तेमाल करती हूँ और इसी में ठीक रहती हूँ। मैंने सर हिला दिया। अपने बेतुकी शक की वजह से मैं इतना सोचती रहती थी और उस पर नज़र भी रख रही थी। मेरी ननद चली गई और मैंने सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ, मगर मेरी ननद के प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अपनी जगह अब भी मौजूद था। मुझे उसके कमरे की अलमारी का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी ननद किचन में काम करवाने आई और मैंने सास और ससुर को खाना ले जा कर दिया और इत्मीनान से ननद के कमरे में पहुंची, उसकी अलमारी आज भी बंद थी।
मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी और मुझे वह तकिए के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोल कर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अलमारी में कोई आदमी का सूट लटका हुआ था जिसकी अभी अभी इस्त्री की हुई थी, और पास नीचे तो 3 जोड़ी भी पड़े हुए थे। ये सूट किसी और के नहीं बल्कि मेरे अपने पति के ही थे। मेरे पति जब भी आकर मुझसे सूट धुलवाते थे तो उनमें ये जोड़े भी शामिल होते थे। मेरा वजूद घबराहट से लरजने लगा। मेरे पति के कपड़ों का मेरी ननद के कमरे में क्या काम था और ये इस्त्री क्यों किया हुआ था? मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके मैं अपने कमरे पर पहुंची और गायब दिमाग से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर ये बात छोटी तो हरगिज ना थी। मेरी ननद का पति से दूर रहकर भी 6 साल बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। ये कैसे लोग थे यहाँ? क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर गया था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी बेवा हुई तो उनकी इद्दत पूरी करने के बाद ही मेरे सास और ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने की सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने कहकर इनकार कर दिया था कि वह भाभी का खर्च उठाएंगे, मगर वे मेरे अलावा किसी को भी नहीं रख सकते थे। वह सब सच था या ख्वाब नजर आ रहा था? ये सच था। मैंने बहुत ध्यान से ननद की जासूसी करना शुरू कर दिया। पहले दिन मैं अपनी ननद का जायजा लेती थी, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी ननद किसी रात अपने बेटे को साथ सुलाती और किसी रात सब बच्चे नाना और नानी के पास होते थे और मेरी ननद अकेले कमरे में सोती थी। अपनी ननद की निगरानी करते हुए एक रोज मैं सुबह 6 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा ननद के कमरे की तरफ जाना था, मगर सहन पर नजर पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। सहन में किसी मर्द का साया नजर आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी कि शायद कोई चोर डाकू हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक इस बात को भी लापरवाही से सुना और हल्की सी मुस्कुरा कर बोली कि अंदर डाकू आया था तो कुछ चुराया क्यों नहीं? हम भी सलामत है और हमारे घर में सब सामान भी। ये बात तो सच थी। मैं उलझ गई। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो या मुझे गलत फहमी हुई हो। मैंने एक साया देखा था, ऊंचा चौड़ा किसी मर्द का साया। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ, कोई अनहोनी होती तो मुझे भी परेशानी होती है। हमारी ननद की हालत पर मेरे भी दिमाग में सवालात उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके पापा जिंदा है, वह उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी सब सोचे दिमाग से निकाल दो। वह काफ़ी हद तक ठीक ही कह रही थी। ये हमारा मामला ना था और मैं ज़रूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ नहीं बैठ सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी ननद के कमरे में देखे थे और ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैं ये बात अपनी जेठानी को भी बता नहीं सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सिर हिलाकर यही साबित किया कि मैंने उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूंगी। एक रोज़ जब मेरी ननद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं रात के दूसरे पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पाँव उस कमरे की तरफ बढ़ी तो मेरी ननद के कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर से मेरी ननद की आहिस्ता से रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत आहिस्ता से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मेरी ननद के कमरे में कोई आदमी भी मौजूद था, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। ये मेरे लिए अच्छा मौका था, मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मैं सच से खौफजदा हो गई थी। मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वह शख्स नजर ना आ जाए जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं इस खौफ से उसी कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं शायद जहनी तौर से मुब्तला थी और सोचने समझने की सारी शक्ति खो चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वह कहाँ है, तो वह बोले कि दूसरे शहर। मैंने उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाए, मेरा दिल उदास है। मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इसी तरह ही अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही और मेरे पति घर नहीं पहुँचे थे। मैं फिर से उठकर ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुँची तो आज भी मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे शायद गुस्सा आने लगा। मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा धड़धड़ाया तो घर में एक भूचाल सा आ गया था। मेरी सास ससुर अपने कमरे से निकल आए और जेठानी भी बाहर आ गई और मेरी ननद ने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था।
मैं अचानक से शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरे सास और ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे, जिसका मतलब इस सारे किस्से से वाकिफ़ हो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। ये सब क्या था? ये कैसे मुमकिन हो रहा है? और तुमने इतना छुपाया क्यों हमसे? मैं तो चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी ननद के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वह भी वहीं आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। मैं ये हंगामा खड़ा करके सबके दरमियान बुरी बन गई थी। वह शख्स जो सामने झकझुकाए खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ननद का पति था। मुझे और मेरी जेठानी को ये हैरत हुई कि वह छुपकर बीवी से मिलने क्यों आया हुआ था, और वह तो दुबई में होता था। फिर यहाँ कब पहुँचा? ये सब क्या माजरा था? हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके दरमियान सच बोल दिया कि मुझे अपनी ननद पर शक था। मैंने कल भी उसके कमरे में किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी, और फिर पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना भी हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए हकीकत बताई, जिसने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया। हमने अपनी नज़रों से अपने नंदोई को देखा, जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था, और मेरी ननद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि हमारी ननद का पति दुबई कभी गया ही नहीं था, वह यहीं था और अक्सर रात को अपनी बीवी बच्चों से मिलने आता जाता रहता था। ये बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्होंने सच्चाई हमसे छुपाई थी, क्योंकि मेरे ननद के पति से दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था, और वह लड़का जख्मी हुआ था और ज़्यादा खून बहने की वजह से वह मर गया था। मगर तब से पुलिस मेरे ननद के पति को तलाश कर रही थी। वह मुजरिम करार देने के बाद से डर गया था, और लोगों में ये बात फैला दी गई कि वह दुबई चला गया है। इसलिए वह छुपकर मेरी ननद से मिलने आता था, और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी ननद कपड़े धोती तो हमेशा खोता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वे कपड़े भी डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी ननद को सीने से लगा लिया, और वे यकीनन इन तमाम हालात में काफ़ी मुश्किल का शिकार रही होगी, इसलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभियों का शक उसे भी परेशान करता रहता था। सच का पता चलने के बाद से मेरी ननद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों का पता होता था। कुछ महीनों बाद उनका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हुई, तो पुलिस से जान छूट गई और मेरी ननद अपने पति के साथ उसके घर में रहने लग गई थी। धन्यवाद दोस्तों।